अप्रैल के महीने में रात गर्म थी, हल्की हवा बह रही थी और वॉशिंगटन शहर की सड़कों पर फूलों की खुशबू फैला रही थी। चारों तरफ एक नई शुरुआत और उम्मीद का एहसास था, मानो शहर खुद भी गृहयुद्ध के लंबे कठिन वर्षों के बाद राहत की सांस ले रहा हो। वॉशिंगटन शहर के लोग बसंत की हवा का आनंद ले रहे थे, सड़कों पर आराम से टहल रहे थे। उनके चेहरों पर एक नया आशावाद दिखाई ददे रहा था। युद्ध ने अपना कहर बरपाया था, लेकिन आज रात एक सामान्य स्थिति लौटने का एहसास था। 14 अप्रैल 1865 का दिन था, एक ऐसी तारीख जो जल्द ही इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली थी, वो भी ऐसे कारणों से जिसकी कल्पना उस समय कोई नहीं कर सकता था। उस शाम सब लोग फोर्ड्स थिएटर में जमा हो रहे थे। ये एक लोकप्रिय जगह थी जो अपने जीवंत प्रदर्शनों और शानदार माहौल के लिए जानी जाती थी। यह थिएटर शहर के बीचों बीच संस्कृति और मनोरंजन का केंद्र था। नाटक का नाम था आवर अमेरिकन कजिन। यह एक कॉमेडी थी जो अपने मजेदार संवादों और हास्यपूर्ण स्थितियों से दर्शकों का मनोरंजन कर रही थी। यह उस गंभीर माहौल का एकदम सही इलाज था जो इतने लंबे समय से देश पर छाया हुआ था। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और उनकी पत्नी मैरी नेतृत्व के भारी बोझ से कुछ राहत पाने के लिए वहां मौजूद थे। उन्होंने बहुत कुछ सहा था और आज रात आराम करने और आनंद लेने का एक दुर्लभ अवसर था। वे मंच के ऊपर एक निजी बॉक्स में बैठे थे, एक ऐसा स्थान जो उन्हें एकांत और प्रदर्शन का शानदार दृश्य दोनों प्रदान करता था। वह बॉक्स उनकी प्रतिष्ठा और उनके प्रति सम्मान का प्रतीक था। उनके साथ उनके मेहमान मेजर हेनरी रथबोन और उनकी मंगेतर क्लारा हैरिस भी थे, जो दोनों शाम के मनोरंजन में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। दोस्तों की मौजूदगी ने इस अवसर को और भी खास बना दिया था। राष्ट्रपति को देखकर दर्शक उत्साहित थे। उनकी प्रशंसा उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वे सब उनकी एक झलक पाने के लिए अपनी गर्दन उठाए हुए थे। लिंकन की उपस्थिति ने उस रात को और भी खास बना दिया था। उन्हें नहीं पता था कि यही रात बदनाम हो जाएगी, देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाएगी। थिएटर के अंदर का माहौल खुशनुमा था, हंसी और उम्मीदों से भरा हुआ था। युद्ध समाप्त हो चुका था और भविष्य उज्जवल लग रहा था। अभी 5 दिन पहले ही जनरल रॉबर्ट आई ली ने एपोमेटॉक्स कोर्ट हाउस में अपनी कॉन्फेडरेट सेना के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे गृहयुद्ध का अंत हो गया था। इस खबर का पूरे संघ में हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया था। लोग हंसने और जश्न मनाने के लिए तैयार थे। युद्ध की भयावहता को पीछे छोड़कर शांति और पुनर्निर्माण के समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। थिएटर इस नए अध्याय को शुरू करने के लिए एकदम सही जगह थी। यह नाटक वर्षों के संघर्ष से ध्यान हटाने का एक स्वागत योग्य अवसर था। हास्य और हल्के फुल्केपन की दुनिया में खो जाने का मौका था। दर्शक मनोरंजन के लिए मंच पर चल रही कहानी में खुद को खोने के लिए उत्सुक थे। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जल्द ही त्रासदी आने वाली है। यह रात अराजकता और दुख में खत्म होगी। राष्ट्रपति के बॉक्स को झंडों और जॉर्ज वॉशिंगटन के चित्र से सजाया गया था, जो देश के पहले नेता को श्रद्धांजलि थी। लिंकन एक हिलती हुई कुर्सी पर बैठे थे, फर्नीचर का एक साधारण सा टुकड़ा जो आराम और घर जैसा एहसास देता था। वह तनाव मुक्त और खुश दिख रहे थे। उनकी सारी चिंताएं पल भर के लिए गायब हो गई थीं। वह बाकी दर्शकों के साथ हंस रहे थे। उनकी गहरी गूंजती हुई आवाज उस हंसी के साथ घुल मिल गई थी जो पूरे थिएटर में गूंज रही थी। यह उस व्यक्ति के लिए खुशी का एक दुर्लभ क्षण था जिसने इतना कुछ सहा था। नाटक अपने तीसरे भाग में था। कहानी अपने चरम पर पहुंच रही थी। मंच पर अभिनेता अपने तत्व में थे, अपने संवादों को सही समय और अंदाज के साथ बोल रहे थे। भीड़ की हंसी जल्द ही चीखों में बदल जाएगी। शाम की खुशी हिंसा के एक ऐसे कृत्य से बिखर जाएगी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए थिएटर खुशी और उम्मीद की जगह था, दुनिया की परेशानियों से एक छोटी सी राहत। थिएटर की यह रात एक उत्सव के रूप में होनी थी, जो देश के धैर्य और भावना का प्रतीक थी। उन्हें क्या पता था, यह रात अपने दुखद अंत के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। अगले कुछ क्षणों में जो घटनाएं घटने वाली थीं, वे इतिहास की धारा बदल देंगी, देश और उसके लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ जाएंगी। भीड़ की हंसी जल्द ही चीखों में बदल जाएगी। अब्राहम लिंकन 16वें अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा सम्मानित हस्तियों में से एक हैं। उनका सफर एक साधारण परिवार से लेकर देश के सबसे बड़े ओहदे तक का किसी प्रेरणा से कम नहीं है। 12 फरवरी 1809 को केंटकी के एक साधारण लकड़ी के केबिन में जन्मे लिंकन का बचपन बहुत संघर्ष और दृढ़ता से भरा था। उनका परिवार कई बार जगह बदली और आखिरकार इंडियाना में बस गया, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया।
सीमित औपचारिक शिक्षा के बावजूद लिंकन को पढ़ने का बहुत शौक था और उन्होंने खुद ही पढ़ाई की। वो एक वकील बने जो अपनी ईमानदारी और वाक्पटुता के लिए जाने जाते थे। उनका राजनीतिक करियर इलिनॉय स्टेट लेजिस्लेचर से शुरू हुआ और बाद में उन्होंने यूएस कांग्रेस में भी काम किया, लेकिन सिविल वॉर के दौरान उनकी नेतृत्व क्षमता ने उनकी विरासत को परिभाषित किया। राष्ट्रपति के रूप में लिंकन के सामने संघ को बचाए रखने का बहुत बड़ा काम था। 1863 में उनका इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गुलामी को खत्म करने की दिशा में एक साहसिक कदम था, एक ऐसा मकसद जिसमें उनका गहरा विश्वास था। गेटिसबर्ग एड्रेस सहित उनके भाषण आज भी समानता और एकता के लिए शक्तिशाली आह्वान के रूप में याद किए जाते हैं। दूसरी ओर जॉन विल्क्स बूथ एक अलग ही तरह के व्यक्ति थे। 10 मई 1838 को कलाकारों के एक प्रसिद्ध परिवार में जन्मे बूथ खुद भी एक मशहूर कलाकार थे। उनका आकर्षक व्यक्तित्व और मंच पर उनकी करिश्माई उपस्थिति ने उन्हें रंगमंच प्रेमियों का चहेता बना दिया था। मंच पर अपनी सफलता के बावजूद बूथ के मन में गहरे राजनीतिक विचार थे। वो कन्फेडरेसी के प्रबल समर्थक थे और सदर्न कॉज में उनका गहरा विश्वास था। उनके विचार उस अशांत समय और गुलामी के विभाजनकारी मुद्दे से प्रभावित थे। कन्फेडरेसी के प्रति बूथ की निष्ठा अटूट थी। वो यूनियन की जीत को सदर्न वे ऑफ लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानते थे। दक्षिण की हार ने उन्हें गुस्से और बदला लेने की भावना से भर दिया। सदर्न कॉज के लिए बूथ का जुनून सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह बहुत ही निजी था। उन्हें बहुत बड़ा नुकसान और विश्वासघात का एहसास हुआ, जिसने लिंकन के प्रति उनकी नफरत को और बढ़ा दिया, जिन्हें वो दक्षिण की पीड़ा के लिए जिम्मेदार एक अत्याचारी शासक मानते थे। सिविल वॉर की समाप्ति और दक्षिण की हार ने बूथ को निराशा में डाल दिया। वो लिंकन के नेतृत्व में एकजुट राष्ट्र के विचार को स्वीकार नहीं कर सके। उनके विचार तेजी से खतरनाक कदमों की ओर मुड़ने लगे। बूथ का गुस्सा और हताशा बदला लेने की कसम में बदल गई। उन्होंने लिंकन को न सिर्फ एक राजनीतिक विरोधी के रूप में देखा, बल्कि एक निजी दुश्मन के रूप में भी देखा। इसी दुश्मनी ने उन्हें अमेरिकी इतिहास के सबसे कुख्यात कामों में से एक को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया। इसके बिल्कुल विपरीत लिंकन शांति और मेल मिलाप के व्यक्ति थे। उन्होंने राष्ट्र के जख्मों को भरने और स्थायी शांति लाने की कोशिश की। उनका सपना अमेरिका को एकता और समानता वाला देश बनाने का था। रिकंस्ट्रक्शन ईरा के दौरान लिंकन के प्रयास राष्ट्र के पुनर्निर्माण और क्षमा की भावना को बढ़ावा देने पर केंद्रित थे। उनका मानना था कि देश युद्ध की राख से उठकर और मजबूत और एकजुट होकर उभर सकता है। हालांकि बूथ के मन में हिंसा के विचार घर कर गए थे। उनका मानना था कि लिंकन की हत्या करके वो दक्षिण का बदला ले सकते हैं और इतिहास की धारा बदल सकते हैं। उन्होंने ठंडे दिमाग से अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। बूथ की योजना कन्फेडरेट वेंजेंस की इच्छा से प्रेरित थी। उन्होंने बहुत ही सावधानी से हत्या की योजना बनाई। उनका मानना था कि इससे सदर्न कॉज को नया जीवन मिलेगा और कन्फेडरेसी के सम्मान को फिर से बहाल किया जा सकेगा। उनकी जिंदगी, जो बिल्कुल अलग थी, फोर्ड्स थिएटर में इस मनहूस रात को एक दूसरे से टकरा गई, जिसने अमेरिकी इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। राष्ट्रपति और एक कलाकार, दो व्यक्ति जिनके विचार एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे, एक दुखद घटना में एक दूसरे से टकरा गए, जिसने राष्ट्र पर एक अमिट छाप छोड़ी। जॉन विल्कस बूथ अकेले काम नहीं कर रहा था। वह एक बड़े, ज्यादा खतरनाक साजिश का हिस्सा था, जिसमें कई और आदमी शामिल थे जो उसके मजबूत विश्वास और कन्फेडरेसी के लिए बेताब उम्मीदें शेयर करते थे। वह एक साजिश का हिस्सा था। ये साजिशी लोग छुपके से मिलते थे, बड़ी सावधानी से अपनी चालें प्लान करते थे। उनका एक ही मकसद था, इतिहास का रुख बदलना। बूथ और उसके साथी साजिशकर्ताओं ने पहले लिंकन को किडनैप करने की योजना बनाई थी। उनका शुरुआती प्लान राष्ट्रपति का अपहरण करके कन्फेडरेट कैदियों को छुड़ाने के लिए बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करना था। वे उसे साउथ की आजादी पाने के लिए लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन उनके प्लान बदल गए। युद्ध का रुख बदल रहा था और हर गुजरते दिन के साथ कन्फेडरेसी के जीतने के चांस कम होते जा रहे थे। साउथ की हार के साथ वे हताश हो गए। कन्फेडरेसी के गिरने से उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं और ड्रास्टिक मेजर्स लेकर पाने के लिए सब कुछ था। बूथ को पता चला कि लिंकन फोर्ड्स थिएटर में नाटक देखने जाएंगे। उसने एक मौका देखा। देश का भाग्य बदलने के लिए यह उसके वार करने का मौका था। वह राष्ट्रपति की हत्या करेगा। बूथ का मानना था कि लिंकन को मारकर वह यूनियन में अफरा तफरी मचा सकता है, जिससे साउथ को फिर से संगठित होकर वापस लड़ने का मौका मिल जाएगा।
बूथ का मानना था कि इससे नॉर्थ में अफरा तफरी मच जाएगी। उसने सोचा कि उनके नेता के अचानक चले जाने से यूनियन का मनोबल टूट जाएगा और कन्फेडरेट पावर फिर से बाज सकती है। उसने सोचा कि इससे साउथ को फिर से उभरने का मौका मिल सकता है। उसके दिमाग में हिंसा का यह बेताब कदम युद्ध का रुख मोड़ने की आखिरी कोशिश थी। बूथ ने अपने हमले की सावधानीपूर्वक योजना बनाई। उसने फोर्ड्स थिएटर के नक्शे का अध्ययन किया, हर उस चीज से खुद को वाकिफ कराया जो उसके मिशन में मदद कर सकती थी। वह थिएटर का नक्शा जानता था। उसकी योजना के कामयाब होने के लिए यह जानकारी जरूरी थी, क्योंकि इससे वह सटीकता से आगे बाराज पाया और पकड़ा नहीं गया। उसने राष्ट्रपति के बॉक्स के दरवाजे में एक झांकने का छेद भी बनाया। इस छेद से उसे अपने निशाने का साफ नजारा मिलता, जिससे उसका निशाना चूकता नहीं। बूथ ने एक साथी से दरवाजा बंद करवाने का इंतजाम किया, इससे कोई भी अंदर आकर उसे रोक नहीं पाता। वह लिंकन को अंदर फंसाना चाहता था। दरवाजा बंद होने और भागने का रास्ता प्लान होने के साथ बूथ अपने खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार था। नाटक चल रहा था। दर्शक हंस रहे थे। लिंकन अपनी पत्नी और मेहमानों के साथ बैठे थे। उन्हें कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। 48 कैलिबर की डेरिंजर पिस्तौल के साथ बूथ चुपके से बॉक्स का दरवाजा खोला। वह राष्ट्रपति के पीछे आ गया। लिंकन के सिर के पीछे अपनी पिस्तौल तानते हुए बूथ ने एक गोली चलाई। गोली की तेज आवाज पूरे थिएटर में गूंज गई। गोली लिंकन के दिमाग में घुस गई। राष्ट्रपति अपनी कुर्सी पर आगे की ओर गिर पड़े। थिएटर में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाते हुए बाहर निकलने के लिए भागे। एसिक सेम्पर टायरनेस चिल्लाते हुए बूथ बॉक्स से स्टेज पर कूद गया। इसका मतलब है तानाशाहों का यही हश्र होता है। वह अजीब तरह से गिरा और उसका पैर टूट गया। भाग 5। थिएटर में हंगामा। बूथ घायल लेकिन निडर चाकू दिखा रहा था हैरान दर्शकों को। वो लंगड़ाते हुए स्टेज के पार गया और पीछे के दरवाजे से भाग गया। उसका घोड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो रात में घोड़े पर सवार होकर भाग गया, बचने के लिए बेताब। थिएटर के अंदर भगदड़ मच गई। डॉक्टर राष्ट्रपति के बॉक्स की तरफ दौड़े। उन्होंने लिंकन को गंभीर रूप से घायल पाया। वो बेहोश थे और मुश्किल से सांस ले रहे थे। मैरी लिंकन दुहक से बेहाल थीं। ये समझते हुए कि राष्ट्रपति को वापस व्हाइट हाउस नहीं ले जाया जा सकता, वे उन्हें सड़क के उस पार ले गए। वे उन्हें पीटरसन हाउस नामक एक बोर्डिंग हाउस में ले गए। वहां डॉक्टर और सरकारी अधिकारी इकट्ठा हुए। वे उत्सुकता से राष्ट्रपति की हालत की खबर का इंतजार कर रहे थे। भाग 6। जॉन विल्क्स बूथ का भागना। जैसे ही लिंकन की जान बची रही, जॉन विल्क्स बूथ दक्षिण की ओर मैरीलैंड भाग गया। वह और उसका साथी डेविड हेरोल्ड एक चीड़ के झुरमुट में छिप गए। वे 12 दिनों तक पकड़े नहीं गए। राष्ट्र ने अपने गिरे हुए नेता का शोक मनाया। उसके हत्यारे की तलाश तेज हो गई। यूनियन कैवलरी ने आखिरकार बूथ और हेरोल्ड को पोर्ट रॉयल वर्जीनिया के पास एक तंबाकू के खलिहान में घेर लिया। हेरोल्ड ने आत्मसमर्पण कर दिया। बूथ ने मना कर दिया। यूनियन के सैनिकों ने खलिहान में आग लगा दी। बूथ को गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। बूथ की मौत की खबर तेजी से फैल गई। लोगों ने खुशी मनाई कि लिंकन के हत्यारे को न्याय के कटघरे में लाया गया था। हालांकि इसने राष्ट्र के दुख को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। 7वां भाग। एक राष्ट्र शोक में। अब्राहम लिंकन का निधन 15 अप्रैल 1865 की सुबह हुआ। वो 56 साल के थे। पूरा देश गम में डूब गया। लिंकन का पार्थिव शरीर कैपिटल में रखा गया। हजारों लोग वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े थे। एक अंतिम संस्कार ट्रेन लिंकन के पार्थिव शरीर को उनके गृहनगर स्प्रिंगफील्ड, इलिनॉइस वापस ले गई। इस यात्रा में 2 हफ्ते लगे। रास्ते भर शोक मनाने वाले लोग उस व्यक्ति को विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए जिसने संघ को बचाया था। लिंकन की हत्या ने देश को झकझोर कर रख दिया। यह उन गहरे मतभेदों की कठोर याद दिलाता था जो अभी भी मौजूद थे। देश ने अपना नेता, अपना मरहम लगाने वाला, शांतिपूर्ण भविष्य की अपनी सबसे बड़ी उम्मीद खो दी थी। सेक्शन 8। एक लीडर का हिस्ट्री। अब्राहम लिंकन का इतिहास बहुआयामी और जटिल है। उनको महान मुक्तिदाता के रूप में याद किया जाता है, संघ के रक्षक, और उस व्यक्ति के रूप में जो अपने देश को सबसे मुश्किल समय में एक साथ रखा। गेटिसबर्ग की खूनी लड़ाई के कुछ ही महीनों बाद दिया गया लिंकन का गेटिसबर्ग भाषण अमेरिकी इतिहास के सबसे शक्तिशाली भाषणों में से एक है। कुछ ही पंक्तियों में लिंकन ने गृहयुद्ध के अर्थ और राष्ट्र के उद्देश्य को फिर से परिभाषित किया। लिंकन की हत्या एक त्रासदी होते हुए भी अमेरिकी स्मृति में उनके स्थान को मजबूत करने का काम किया। वो स्वतंत्रता और एकता के लिए शहीद बन गए।
भाग 9 रहस्य जो आज भी है। अब्राहम लिंकन की हत्या आज भी हिस्ट्रीकारों और लोगों को हैरान और उत्सुक करती है। उस भयानक रात की घटनाओं का विश्लेषण, बहस और कल्पना कई बार की गई है। हालांकि हत्या के मूल तथ्य अच्छी तरह से स्थापित हैं, फिर भी कुछ अनुत्तरित प्रश्न और रहस्य हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बुथ ने अकेले काम नहीं किया था और लिंकन की हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश थी। कुछ लोग बुथ की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हैं। कुछ का दावा है कि खलिहान में मारा गया व्यक्ति बुथ नहीं था। ये रहस्य जो आज भी हैं, हमें इतिहास की उस शक्ति की याद दिलाते हैं जो हमें मोहित और उत्सुक करती है।